गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से कर रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा आजकल व्यस्त रह रहे हैं। और व्यस्त रहना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि कहा जाता है जो व्यस्त रहता है वही मस्त रहता है। इधर उधर घूमने से बेहतर है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं कम से कम परीक्षा के समय में, और आपके माता पिता इस बात से निश्चिंत है कि चलो मेरा बेटा चाहे मेरी बेटी अभी तैयारी कर रही है मैट्रिक बोर्ड का और शायद मेरे सपनों को पूरा करेगी। आपके सामने एक बात लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, टेंशन भरी ज़िंदगी से मुक्त पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा वर्क है वह है पढ़ाई करना। सिर्फ पढ़ाई करके ही आने वाले कल में आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का विषय हम लोग का है हिंदी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा फाइनल 2023 का, जो कल के डेट में एग्ज़ाम इसका होने वाला है। जो 20 फरवरी का है, ठीक ना? तो आज हम आप लोग के बीच में बहुत ही बेहतर ढंग से लेकर आए हुए हैं क्वेश्चन, और बहुत ही सिलेक्टेड मतलब VVI इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो किताब से क्वेश्चन रहेगा ही, साथ साथ व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना? और टोटल 220 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर आपके पास दम है तो मेरे 220 प्रश्न को सही सही जवाब देकर कमेंट पे मुझे बताइएगा कि सर मेरा 220 में इतना मेरा सही था। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग का आज का। लिखा हुआ है डू बिफोर डाई, मतलब मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया वाले आपको झुक कर सलाम करें। ठीक है ना? तो शुरू स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदी में बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल बहादुर। याद रखिएगा क्या होगा? दिल बहादुर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, मध्य प्रदेश में। तो याद हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो क्या बताइएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक ना? महू में, ठीक ना? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है जिसका नाम महू है, ठीक ना? वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर आंसर होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, आगे आगे देखिएगा। जब आपको व्याकरण इसमें से देंगे और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जब देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आज का क्वेश्चन सर बहुत शानदार दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो को देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? मतलब मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। याद रखिएगा, मतलब मछली कितना आया था? 3। याद रखिएगा 3 में कितना मछली जिंदा थी? 2। अगर इस सवाल पर कोई कह देता है कि कितनी मछली मरी हुई थी, तो याद रखिएगा उसका जवाब क्या देते हैं? 1 देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? तो 5 का आपका ए नंबर आंसर होगा आलस। ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 6 नंबर।
दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? इसका 6 का बी नंबर आंसर होगा मजबूरी। तो आपने 6 नंबर क्वेश्चन देखा, दही वाली मंगम्मा का आंसर क्या था कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो मजबूरी के कारण, बी नंबर होगा इसका आंसर। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर विलियम जोन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? मतलब नहीं है तो क्यों नहीं है? तो कारण बताना है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई शिक्षक आपके प्रति अगर मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर का मदद किया जाए। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए, लास्ट तक देखिए, और ये पक्का है कि आपका इसी में से प्रश्न पूछेगा। लेकिन आपका एक लाइक और शेयर कर देने से किसी का जीवन बन जाएगा। आपका तो कुछ नहीं होगा, बट किसी का जीवन जरूर बन जाएगा। वैसे आपके दोस्तों के पास जिस दोस्त को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो सोच रहा होगा कि आखिर क्या पढ़ें, तो आप लोग जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिएगा, तो कुछ हम लोग को भी ज़रा उम्मीद बढ़ता है। अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोग को और उम्मीद बढ़ता है कि चलो भाई, सब कोई लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो हम लोग भी और वीडियो अच्छा बनाकर आपके पास भेजेंगे। इसलिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, निबंध। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी, मार, याद रखिएगा, वो हमेशा मार खाते रहता था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेम घन का, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लौ शत्रुस क्या था? लौ शत्रुस क्या था? तो लौ शत्रुस ईसाई धर्म, ईसाई मठ था। ठीक ना, याद रखिएगा 12 का डी नंबर ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कवि प्रेम धन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर विदेशी विद्या हो गई थी। ठीक ना, 13 का ए नंबर होगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा प्रेम घन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रेम घन स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो प्रेम घन। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। डफाली का अर्थ है, डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डफाली का अर्थ है बाजा बजाने वाला। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रेम घन का जन्म हुआ था, प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, भारत माता की किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पंत जी का मतलब वो वही सुमित्रा नंदन पंत, जो आगे को 18 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं पंत जी, मतलब सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कहाँ निवासनी होती है? तो सब कोई जानता है, गांव में निवास करती है, बी नंबर ऑप्शन ग्रामवासिनी, बी नंबर ऑप्शन दिया है। भारत माता कहाँ निवास करती है? ग्राम में, मतलब गांव में। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंत जी का मूल नाम क्या था? पंत जी का मूल नाम क्या था? तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना,
1900 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही है। भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और ये अपना आदर्श भी मानते थे, इनको याद रखिएगा। जहाँ क्वेश्चन आइए गया, प्रेम घन अपना आदर्श किससे मानते थे? प्रेम घन अपना आदर्श किससे मानते थे? तो बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या करते थे? अपना आदर्श मानते थे, आइडियल मानते थे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के का जन्म के कवि कौन है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर। वीडियो को भगा कर इधर उधर मत देखिएगा, आप कंटिन्यू देखिए। कुछ ऐसा चीज़ छूट जाएगा आपको जो आपको बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लाइन बाय लाइन वीडियो को देखिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनको बोलिए पढ़ने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच लेकर आया गया है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के, याद रखिएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो जनता है। 26 का बी नंबर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो छायावाद युग के, ठीक ना। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर्वशी किसकी रचना है? डी नंबर ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यही उर्वशी के लिए मिला था, याद रखिएगा। उर्वशी के लिए ही उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ठीक है। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। हिरोशिमा कहाँ है? बताइए, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। जब अमेरिका इस पर क्या किया था? बम गिराया था। जापान। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि हैं, अगे हैं। सी नंबर, अगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगे का पूरा नाम है, अगे का पूरा नाम है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो दुष्चक्र से तृष्णा। देख लीजिए, ए नंबर सही होगा आपका। आइए 34 नंबर देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण सिंह। बी नंबर। धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता है? बताइए, धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता है? तो बूढ़ा वृक्ष। सी नंबर। 36 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बीच में, देख लीजिए। चक्रव्यूह की किसकी रचना है? चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? लुटेरे से। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और कोई पूछता है कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 में। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। आइए 39 नंबर क्वेश्चन। हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद के रचयिता कौन है? वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। सी नंबर ऑप्शन। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता है? बताइए, क्या नहीं आटता है? तो गमला, ठीक ना। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और एक और बात ध्यान से सुनिए, वहाँ देखिए कवित्री कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा। पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, कवि के स्त्रीलिंग शब्द में लिख बताइए कौन सा है? तो कवित्री। तो कवित्री ऐसे लिखा हुआ रहता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ के लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल। आंसर होगा इसका बंगाल, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है?
तो जीवन दास का, याद रखिएगा जीवन दास का, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में। इसी में देखिए सारा कवि के नाम के जन्म भी लिखवा दिए हैं। अगर कोई पूछता है क्या अनामिका का जन्म कब हुआ था तो 1961 ईस्वी में। पंत का जन्म कब हुआ था तो 1900 ईस्वी में। और घनानंद का जन्म कब हुआ था तो 1689 ईस्वी में। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इसको। आइए 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ठीक ना, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? 43 के सी नंबर ऑप्शन सही होगा, धर्मवीर भारती। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो इसका रचना जो है रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, जिनका जन्म हुआ है 1875 ईस्वी में। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था तो 1927 ईस्वी में। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था तो यूपी में हुआ था। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था तो 1947 ईस्वी को। याद रखिएगा ये सब चीज़, परीक्षा में पूछता है। मैं जो बता रहा हूँ ये 100% है कि मैट्रिक बोर्ड में रहेगा तो रहेगा, लेकिन आपका भी एक काम है कि किताब के जितने भी राइटर के नाम है उस सबको याद कर लीजिए, उनके रचना का नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि इससे प्रश्न 5 से 6 नंबर परीक्षा में आता रहता है, ये छूटे नहीं आपसे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। लेकिन कोई पूछ देता है कि कहाँ हुआ तो ये बात बताइए, तो बोलिएगा तलबंडी ग्राम में, तलबंडी ग्राम में। अच्छा कोई पूछ देता है कि बताइए तलबंडी ग्राम अभी फिलहाल में कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, तो क्या बताइएगा? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा कहाँ पे है? पाकिस्तान। देखिए हम 3 क्वेश्चन निकाले इससे। पहला जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था तो तलबंडी ग्राम में। और गुरु नानक जी अभी वर्तमान में तलबंडी ग्राम कहाँ पड़ता है तो कहाँ पड़ता है बताइए? पाकिस्तान में। और जहाँ उनका जन्म हुआ था उसको नानकाना साहब कहते हैं। याद रखिएगा 4 पॉइंट हमने बताया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? बी नंबर ऑप्शन नानकाना साहब, नानकाना साहब। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास हृदय में होता है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी, डी नंबर, सुलक्षणी, डी नंबर, सुलक्षणी, डी नंबर था, ठीक ना। गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन याद रखिएगा कभी पिता का नाम पूछ देता है इनका, तब पिता का नाम था कालू चंद्र खन्नी, माता का नाम था तृप्ता। और कोई पूछ देगा गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी तब 1539 ईस्वी में, ठीक है ना। इतना जल्दी बेचैन मत होइए, हम लोग को कंप्लीट 220 क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और इंतजार कीजिए कि अभी तुरंत आपके कुछ समय के बाद आपके सामने व्याकरण भी मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को भगाइए नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक कीजिएगा आप, उम्मीद और हम लोग का जोश हम लोग का जगता है इस बात को कि चलो कि बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं, चलो हम लोग भी मेहनत करें और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के सामने लेकर आएंगे लोग, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। रसखान की कृति है, रसखान की कृति है किसका है? मैं तो रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रेम वाटिका। 50 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के किस मार्ग के कवि हैं? तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन है, संवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? रसखान, रसखान है, संवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, रसखान थे। 52 नंबर क्वेश्चन, रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है? श्री कृष्ण को। रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है? श्री कृष्ण को, डी नंबर ऑप्शन होगा। आइए 53 नंबर क्वेश्चन, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मलिन किसे कहा है? मालिन मलिन राधा कृष्ण को कहा गया है। याद रखिएगा मालिन मलिन राधा कृष्ण को कहा गया है। 53 का ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो याद रखिएगा रसगान जो है सवैया, बी नंबर, ठीक है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, रसखान किस काल के कवि थे?
रसखान किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल। आइए 56 नंबर क्वेश्चन है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम ऐनी राधा को कहा है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, राधा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो ए नंबर होगा सगुण। रसखान ने प्रीतम किसको कहा है? रसखान ने प्रीतम किसको कहा है? तो कृष्ण भगवान को कहा है। 59 नंबर क्वेश्चन, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? मतलब जब रसखान की जब रचना काल कर रहे थे, रचना लिख रहे थे कहीं, तो उस समय किसका राज्यकाल था? तो उस समय जहांगीर का था, याद रखिएगा, जहांगीर का था। अगला पॉइंट है, घानानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो इसका 60 का आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर नादिर शाह। याद रखिएगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद क्या हुए थे? मारे गए थे, याद रखिएगा इस बात को। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि घानानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। घानानंद कैसा कवि थे? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस काल के कवि थे? तो रीति मुक्त, मतलब रीति काल के, याद रखिएगा, रीति मुक्त। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, ठीक ना, मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? तो सी नंबर ऑप्शन होगा घानानंद। घानानंद किस भाषा के कवि हैं? घानानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा। डी नंबर ऑप्शन, ब्रज भाषा। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो भारतेंदु युग। इससे पहले ये प्रश्न बता चुके हैं, फिर से रिपीटेड प्रश्न है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रसिक समाज, ठीक ना, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रेम घन। बी नंबर ऑप्शन होगा। मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? बताइए आप लोग जल्दी से। मंगम्मा दही बेचती थी। सी नंबर ऑप्शन। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो लिखा हुआ है ऑप्शन में कि शराबी, शौकीन मिजाजी या जुआरी, इस सभी। डी नंबर इनमें से सभी होगा, ठीक ना, डी नंबर ऑप्शन होगा। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? मतलब क्या कारण है कि मंगम्मा और उसकी बहू के बीच में क्या था, झगड़ा हो रहा था? तो पोते को लेकर, क्योंकि वो अपने पोते को मार रही, मतलब उसके पोते को मार रही थी, ठीक ना, बहू जो है अपने बेटे को मार रही थी, इसलिए मंगम्मा को गुस्सा आ रहा था बार बार कि क्यों बेटे को मार रही है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो याद रखिएगा कन्नड़। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी? किससे नहीं बनती मतलब किससे नहीं पटता था, ठीक ना, तो बहू से। 72 नंबर क्वेश्चन, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी, बहू है, हाँ ठीक, 72 का डी नंबर ऑप्शन, बहू। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, दही वाली मंगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास। याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था? तो धन चाहता था। बी नंबर ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? सात कोड़ी होता। सी नंबर ऑप्शन होगा, सात कोड़ी होता ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। आइए 76 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताइए, अच्युत नाम था। 76 का डी नंबर ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी नदी के, थी ना, देवी। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो घास मिट्टी से। याद रखिएगा, घास मिट्टी से। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई अगर पूछ देता है, इससे प्रश्न दे देगा कि लक्ष्मी के पति का नाम था,
एक बार की बात है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों से सवाल किया कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो उन्होंने क्या कहा कि लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु था। भाई हम बाहर की दुनिया से बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की किताब के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी के पति का नाम क्या क्या था बताइए? तो लक्ष्मण। तो वही बात पूछ रहा है क्वेश्चन में 79 में कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? तो पत्नी थी, याद रखिएगा 79। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? लक्ष्मी के पास कितने बीघा केस था खेत था? तो 80 का 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक ना? 1 बीघा खेत था। और एक और उसमें पॉइंट हम नोट किए हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लोग। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था बताइए? तो लक्ष्मी का पति कोलकाता में नौकरी करता था, ठीक ना? और फिर आपसे सवाल अगर पूछता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ रहकर अपना गुजर बसर करती थी, तो याद रखिएगा तहसीलदार के घर पे रहकर, ठीक ना? लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो अपने बेटे को भेजा था, मतलब बेटा का नाम क्या था उसके? अच्युत। याद रखिएगा इस बात को। आइए क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, ठीक ना? ए नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया? तो अगहन, बी नंबर, ठीक ना? आइए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमू नाम था, सी नंबर ऑप्शन होगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो अपने बड़े बेटे को, मतलब बेटा अपने बेटे को बुलाया था, ठीक ना? आइए आगे देखते हैं। मंगू जन्म से ही है, क्या थी जन्म से? तो पागल और गूंगी। अगर पूछ देता है कि मंगू पागल और गूंगी कब से है, तो आप बता दीजिएगा जन्म से ही, ठीक ना? अगला क्वेश्चन है माँ कहानी के लेखक कौन है? देखिए माँ क्या, ट्रिक पकड़िए। माँ कहानी के लेखक, माँ आपके लिए क्या होती है? भगवान होती है। भगवान का मतलब ईश्वर, तो इसका राइटर का नाम क्या हो जाएगा बताइए? तो थोड़ा सा ईश्वर पेटिलेकर, एकदम ट्रिक से याद कीजिए। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटिलेकर। और पूछेंगे ये इनकी भाषा क्या चीज में लिखाता है, किस बात करते हैं? तो गुजराती में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी का मुख्य पात्र है कौन बताइए? मंगू ही है, जो पागल और गूंगी थी, याद रखिएगा इस बात को। 88 नंबर क्वेश्चन, जन्म से पागल कौन है? देखिए आगे नो पॉइंट, जन्म से पागल कौन है? मंगू है। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? याद रखिएगा 4। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो क्या बताइएगा? मंगू को छोड़ के बताना है, तो 3 ऑप्शन में ऐसे भी रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष। मछली पाठ क्या है बताइए? कहानी। मछली पाठ क्या है? कहानी। झोले में कितनी मछलियाँ थीं? झोले में कितनी मछलियाँ थीं? तो 3। मैंने बताया था पहले भी, जिंदा कितना रहता है? 2 गो, और मारा हुआ कितना रहता है? 1, ठीक ना? आइए आगे देखते हैं। संतू क्यों काँप रहा था? ठंड से, क्योंकि बारिश में भींगा हुआ था, तो बारिश से भीगने के कारण वो क्या हो रहा था? ठंड से काँप रहा था। अगला पॉइंट है 94 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। 95 नंबर क्वेश्चन है मछली कौन खाता था? तो उसके मछली जो है उसके पिताजी खाते थे, याद रखिएगा। परिवार के नौकर का नाम क्या था? भग्गू, डी नंबर। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। आइए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नरेन कौन था? देखिए नरेन दीदी का प्रेमी था। इस देखिए हर माँ बाप चाहता है इस बात को कि मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो अच्छा काम करे, ठीक ना? और ये याद रखिएगा नरेन के कारण ही उसकी दीदी को, नरेन के कारण ही जो दीदी थी, ठीक ना, पिताजी से क्या हुई थी? पिटाई खाई थी।
डांट सुनी हुई थी। तो याद रखिएगा, गलत काम का गलत नतीजा होता है, इसलिए माँ बाप जो करते हैं हम अपने बेटा बेटी के लिए अच्छे करते हैं, इसलिए अगर वो आपके विश्वास करते हैं आपके ऊपर तो उनके विश्वास को आप तोड़िए मत, ठीक ना। पढ़ाई पर विशेष फोकस रखिए आप लोग। आइए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहरा क्या है। मोहरा क्या है, तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा, नदी। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे, और क्या थे, तो कवि थे, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ था, तो राजनांद में, याद रखिएगा राजनांद, डी नंबर ऑप्शन राजनाथ में। कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार से शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 101, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है बताइए, तो उपहास है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उपहास, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं, सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। आइए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा है, भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, संस्कृत, ठीक ना। आइए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो सब कोई जानता है इस बात को, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनके पास अगर पहुंच जाता है तो शायद वो पढ़ाई कर लें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था, तो 11 रुपया का। अगर कोई बता देता है इस बात को, प्रश्न पूछ दे कि बताइए कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था, तो उसके रिश्तेदार लोग ने, याद रखिएगा रिश्तेदार लोग। अगर पूछ देता है क्वेश्चन, तो आविन्यो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 106 नंबर, आविन्यो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में। 107 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, मतलब बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, डी नंबर ऑप्शन सही है, 18 फरवरी 1916। 109 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है, इसमें है छूट गया है, मदन किसका बेटा है, तो बताइए गिरधर लाल का बेटा था मदन, याद रखिएगा इस बात को। अब आइए अब शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से व्याकरण शुरू हो रही है, अब आपको इंटरेस्ट जगेगा, अगर आपको पता है तो बताइए जल्दी से। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो याद रखिएगा प्रत्यय पहले होता क्या है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता हो, तो इसमें जा में क्या छिपा रहता है, आ, मतलब आ प्रत्यय है, बी नंबर। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है तो आ प्रत्यय होगा, बी नंबर, ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, मैक्स मुलर को, सी नंबर ऑप्शन। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, मैक्स मुलर, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, बताइए जल्दी से, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, तो याद रखिएगा कि प्रत्यय क्या होता है, जो अंत में जुड़ता है, तो 7 प्रत्यय होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, 7। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, विचार और वितर्क
किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकार करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। बी नंबर ऑप्शन होगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। घृणा शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से आप लोग, घृणा का उल्टा क्या होगा इसमें, बताइए। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, प्रेम। घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेम, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग है, हवा शब्द का लिंग है, बताइए। हवा शब्द जो होता है, लिंग का मतलब इसमें लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि दोनों है, क्या है? तो याद रखिएगा 116 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्त्रीलिंग है, ठीक ना। देखिए कितना मस्त मस्त आपके सामने हिंदी व्याकरण जा रहा है, ठीक ना। आपको आपका काम ये है कि आप इसी तरह का कुछ और भी पढ़कर घर से जाइएगा परीक्षा देने, ठीक ना। विलोम शब्द बता दिए, लिंग निर्णय करने भी पूछता है, प्रत्यय भी आपको बताए हैं, उस स्वर्ग भी मिलेगा आपको आगे, ठीक ना। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको भी मिलेगा अभी व्याकरण से, जो आप जानते नहीं होंगे। आइए देखते हैं आगे, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकार मूल्य ए नंबर, 117 का ए नंबर। आइए 118 नंबर देखते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द आप पढ़े हैं लो ना हिंदी व्याकरण में। जिसकी उपमा दी जाए, कितना बड़ा लिखा है, इसका एक शब्द में आपको जवाब दे देना है, तो बताइए कि क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, उपमेय हो जाएगा, ठीक ना। जिसकी उपमा दी जाए उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उपमेय। आइए 119 नंबर देखते हैं, मराठी भाषा का लिपि क्या है? मराठी भाषा का लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा का लिपि था वही मराठी भाषा का भी लिपि होता है, देवनागरी लिपि। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। 120 नंबर देखते हैं हम लोग, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। आइए 121 नंबर क्वेश्चन, आप इसे लाइक और शेयर करते रहिए और वीडियो भगा कर मत देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रश्न ऐसा छूट जाए जो आप नहीं जानते हो, इसलिए लाइन बाय लाइन सर आप देखिए, ठीक ना। 121 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी, क्यों? बताइए जल्दी से कमेंट में, बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी, क्यों? क्योंकि बहादुर ने क्या किया था, उनके भैंस को मार दिया था, प्यारे भैंस को, बहुत प्यार से रखती थी भैंस को। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए वो पागल हो गई थी। 122 नंबर क्वेश्चन, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने किया था, बी नंबर ऑप्शन। आइए 123 नंबर क्वेश्चन है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरा भी पूछता है, इसका मतलब आपके सामने प्रश्न है तो मुहावरा भी आप देख लीजिएगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है, तो बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना गुदड़ी का लाल का मुहावरा है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है तो लंबोदर, लंबोदर, डी नंबर ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, आग का बताइए पर्यायवाची शब्द, अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पाव, ठीक ना। धरती का पूछ देता है तो पृथ्वी, धर, धारा, भूमि, ये सब पूछ देता है, ध्यान रखिएगा इस पे। आइए हम लोग देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन समास है? बताइए जल्दी से, इसमें प्रतिदिन शब्द जो है कौन समास है? बताइए जल्दी से। तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। अगर इसके जगह पर रहेगा यथाशक्ति, यथासंभव, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा, आपको बताया गया है क्लास टाइम में, ठीक ना। 126 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें, बताइए जल्दी से। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, बी नंबर ऑप्शन, यश जोड़ धरा,
बी नंबर ऑप्शन यश जोड़ धरा, ठीक ना। 127 नंबर क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मनसी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मनसी का काम करते थे? तो सी नंबर होगा मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले। आइए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जब जन्म हुआ था उसके 6 घंटे के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। 129 का प्रश्न जो है कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, नगर संवेदना की कवि हैं, नगर संवेदना की कवि हैं कुंवर नारायण, बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत हो गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा था, क्या था? तो डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर आगे। 133 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? बताइए, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? मां ने, क्योंकि कुसुम नाम की एक लड़की थी, वो अस्पताल से बहुत अच्छा ढंग से स्वस्थ होकर वापस लौट आई थी, जिसके कारण माँ को अब विश्वास होने लगा। नहीं तो पहले माँ उस अस्पताल को सब क्या कहती थी, गौशाला टाइप में कहती थी, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? बताइए। तो बी नंबर ऑप्शन होगा 11 बजे। आइए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। आइए 136 नंबर क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया भाषा के। अगर कोई आपसे पूछ देता है कि सात कोड़ी होता के इसमें 4 नाम दे देगा कि कौन है, तो ढहते विश्वास के लेखक हैं, याद रखिएगा, ढहते विश्वास के लेखक हैं। कौन? सात कोड़ी होता ढहते विश्वास के लेखक हैं। आइए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी, ठीक ना। तो 3 थी, मैंने बताया था शुरू में ही कि मंगू की माँ के अलावा, ठीक ना, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 थी। पहले टोटल देखा जाए तो 4 थी, लेकिन यहाँ मंगू को छोड़ रहा है इसलिए 3 संतान का यूज करेंगे यहाँ पे। आइए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भौंरी, हाँ बी नंबर ऑप्शन है भौंरी, क्योंकि उनके घर पर कुछ पार्टी ओकेजन रखा हुआ था इसलिए, ठीक ना, कि दूसरे किसी के घर पर उस दिन रह रही थी, मतलब 3 बेटे थे उनके, ठीक ना, तीनों बेटे के घर पर रहती थी महीना, तो इनके घर पे कुछ पार्टी ओकेजन पड़ा था भौंरी के घर पे, तो उन्होंने रसमलाई उनको लिए क्या किए थे, भेजी हुई थी। आइए 139 नंबर क्वेश्चन, और एक और बात मैं आपको सीख देता हूँ, इस बात को दिमाग में रखिएगा, एक माँ जो है 5-6 बेटे को पालन पोषण कर सकती है, लेकिन 5-6 बेटे से एक माँ का पालन पोषण नहीं हो सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? बताइए। कैलाश। कहीं पूछ दे कि सीता के कितने पुत्र थे, तो कितना बताइएगा? 3 पुत्र थे, याद रखिएगा। सीता के कितने पुत्र थे? तो 3। आइए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
140 नंबर क्वेश्चन, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? सुजाता के कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? 25 से अधिक। 25 से अधिक, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 25 से अधिक। आइए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी के अनुवादक कौन थे? नगर कहानी के अनुवादक कौन थे? ठीक ना, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, सुजाता। सुजाता। आइए फिर व्याकरण आपके सामने है, अनुज का स्त्रीलिंग बताइए। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा, बी नंबर, अनुजा होगा। आइए 153 नंबर, सॉरी 143 नंबर, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? देखिए अब शुद्ध शब्द से भी प्रश्न दिया रहता है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द होगा आपका सी नंबर होगा, अधीन। देखिए कैसे लिखा हुआ है, बी में भी अधीन लिखा है और सी में भी लिखा है अधीन, बट आपका सी नंबर अधीन आपका क्या है? सही है। आइए 144 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है चाकर। लोग नहीं कहता है नौकर चाकर, तो वही चाकर, ठीक ना। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है तो अपेक्षित होता है, याद रखिएगा, अपेक्षित हो गया। आइए आगे देखते हैं 146 नंबर, वाग जल शब्द का संधि विच्छेद करें। वाग जल शब्द का संधि विच्छेद करें, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, वाग जल शब्द का संधि विच्छेद है बी नंबर, वाक प्लस जल, जाल, ठीक ना, बी नंबर ऑप्शन। आइए सी नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पूरब शब्द संज्ञा है, मतलब कह रहा है पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। निम्न में कौन सर्वनाम है? निम्न में कौन सर्वनाम है? देख लीजिए, संज्ञा भी पूछता है, सर्वनाम भी पूछता है, तो याद रखिए संज्ञा के बदले में जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे य जो होगा सही होगा, 148 का डी नंबर य, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं 149 नंबर, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सा इसमें है? तो गुण का मतलब इसका में क्वालिटी की बात अगर हो रही होगी तो अच्छा क्वालिटी है, ठीक ना, इसलिए 149 का ए नंबर होगा, ठीक है। आइए 150 नंबर देखते हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं, कौन से होंगे बताइए? भीमराव अंबेडकर, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए 100 आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गिरिधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरिधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? बताइए जल्दी से ऑप्शन में इसका। तो इसका आंसर जो होगा किरानी थे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरता नहीं। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? डी नंबर ऑप्शन होगा इसका, ठीक ना। आइए 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, देव, ठीक ना। आइए 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो रिश्तेदार, इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक ना। आइए 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा को। सच बात है, अपने माता पिता को ही अपना भगवान मानना चाहिए, जज मानना चाहिए, ठीक ना। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? बताइए जल्दी से। कोलकाता में, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कंठ सूख गया है एकदम, है बोलते बोलते कंठ सूख जा रहा है। तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोग क्वेश्चन कह रहा है 163 नंबर, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख,
देखिए ख क्या चीज़ से बोल रहे हैं, तो कंठ से बोल रहे हैं, इसलिए हम कंठ का यूज़ किए हैं। आप समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन सर कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंठ का बात आया है, इसलिए मैंने बोला है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। और ये भी याद रखिएगा, क वर्ग जितने सारे होते हैं, क अंग जितने सारे होते हैं, वो सारा कंठ से ही बोले जाते हैं, दिमाग में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है 164 नंबर का बी, सरह प्लस ज, ठीक ना। आइए 165 नंबर है, इनमें शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है, मतलब गलत दिया हुआ है उसको शुद्ध बताना है। तो गणित आप देखिए कैसे लिखा हुआ है, गणित आपका अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, तो सिंधु शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सिंधु शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, मतलब इसमें नियम शब्द का लिंग कौन सा हो सकता है बताइए, तो पुल्लिंग होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। 168 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभापति का स्त्रीलिंग रूप है, सभा नेत्री होता है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सभा नेत्री होता है। आइए 169 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं कल पटना जाऊंगा, कौन काल है, पूछ सकता है, काल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 169 का सी नंबर ऑप्शन होगा, भविष्यत काल। याद रखिएगा, जहाँ फिर जाऊंगा दिखाई दे दिया तो समझिएगा वो सब कहाँ जाता है, भविष्यत काल में। आइए 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गृह प्रवेश कौन समास है, गृह प्रवेश कौन समास है, बताइए जल्दी से। तत्पुरुष समास, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास। आइए आगे देखते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन। सुख शब्द का पर्यायवाची है, सुख शब्द का पर्यायवाची है प्रसन्नता, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। छूत शब्द का विलोम है, छूत शब्द का विलोम है, तो विलोम होता है मतलब उल्टा, तो अछूत हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, अछूत हो जाएगा। आइए 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है सी नंबर गहरी दोस्ती, ठीक ना, सी नंबर होगा गहरी दोस्ती। आइए 174 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उग्र शब्द का विलोम है, उग्र शब्द का विलोम है सौम्य, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 175 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि श्याम सुंदर कौन समास है, श्याम सुंदर कौन समास है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कर्मधारय, ठीक ना। आइए 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन शब्द तत्सम है, देखिए तत्सम और तद्भव भी आपसे पूछता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इनमें कौन शब्द तत्सम है, तो आपका आंसर जो होगा कर्पूरी होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कर्पूरी, ठीक ना। आइए 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंधों में काना राजा लोकाकित का अर्थ होता है, अंधों में काना राजा का, तो बताइए अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि मूर्खों के बीच में कुछ पढ़ा लिखा होना, कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। सादर का विलोम शब्द है, सादर का विलोम शब्द है निरादर, डी नंबर ऑप्शन, ठीक ना। देशमुख कौन सा समास है, देशमुख कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय है, बताइए कौन सा होगा परीक्षा शब्द, तो परीक्षा स्त्रीलिंग होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए 181 नंबर क्वेश्चन है। उदय का संधि विच्छेद है, उदय का संधि विच्छेद है, तो सी नंबर होगा उद जोड़ य, ठीक ना। आइए डी नंबर 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास 181 का फिर से थोड़ा सा हम लोग मिला लेते हैं, थोड़ा गलती हो गया है। उदय का संधि विच्छेद है उत जोड़ अय होगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गलती से सी नंबर बोला गया था, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं 182 नंबर। निवास शब्द में निवास शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के आगे लगता है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। देखिए दो नी है, बी भी है और डी भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना, डी नंबर ऑप्शन।
अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, ठीक है ना। इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से सिर्फ आपका एक उंगली का बटन दबेगा तो हम लोग का लाइक मिल जाएगा, और लाइक मिलता है तो हम लोग को खुशी मिलती है और हम लोग और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आइए 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, बताइए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, बता दीजिए। ए नंबर रोटी से, ठीक ना। रोटी के लिए ना सीता तरस रही थी, इधर से इधर जा रही थी, ठीक ना। आइए 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, महाराज ययाति केसरी ने, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। आइए 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो 48 नंबर 48। आइए आगे देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, व्यक्ति चित्र होगा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छाया युक्त चंद्र, ए नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका, 128 का बी नंबर। 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा सी नंबर, मुहर्रम। 190 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के अनुसार उदारता और बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी किस पद पर चलते थे, बताइए तो। अहिंसा पद पर चलते थे ना, तो यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है, अहिंसक प्रतिरोध। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, याद रखिएगा, पर्जन्य बादल को कहा है। 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, वर्ग का मतलब समझ कि कौन सा परिवार का चित्रण है, तो निम्न मध्य वर्गीय, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, निम्न मध्य वर्गीय। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से। आइए आगे देखते हैं 195 नंबर। वेतमा दान पत्र किस समय का है, वेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 1020, ठीक ना, ए नंबर ऑप्शन है। 196 नंबर क्वेश्चन। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो लगभग 50 रुपया, मतलब 3 को बेटा और 50-50 रुपया देगा तो 150 रुपया हुआ, लेकिन यहाँ 50 रुपया ही टिक मारिएगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बताइए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा, अंतिम में क्या लगा है, पा लगा है, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। बुढ़ापा में कौन सा, तो बूढ़ापा, आ रहा है, आ पा रहा है, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, आपा, सी नंबर ऑप्शन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जल्दी से। 198 का वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। व्यंजन वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं बताइए, तो व्यंजन वर्ण 33 है। 200 नंबर क्वेश्चन, बधाई हो, आपने 200 नंबर कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। स्वर वर्णों की संख्या है, स्वर वर्णों की संख्या है, बताइए कितना होगा, 11। आइए 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तालाबे सौ वर्ण का उच्चारण है, बताइए क्या हो सकता है, तालु, सी नंबर। तालाबे बोले रहे हैं, तालाबे मतलब तालु, ट्रिक से पकड़ लीजिएगा। आइए 6 और तालाबे सौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए जब 100 का उच्चारण आप तालु से कर रहे हैं तो इसका मतलब 6 का भी उच्चारण कैसे से कीजिएगा, तालु से ही कीजिएगा। और चौवर्ग वर्ग में ही आता है 6, तो सारा चौवर्ग वर्ग क्या हो जाएगा, तालुए से हो जाएगा, एकदम ट्रिक से याद कीजिए। आइए आगे देखते हैं। ऊ देखिए, बोलिए, बड़का ऊ है, ऊ बोल के देखिए, तो आपका देखिए दोनों ओठ बाहर निकल जा रहा है, ऊ हो रहा है, मतलब ओठ से बोला, रुकिए, हाँ ओठ से बोला जाएगा, किससे, ओठ से। ऊ बोलने पर क्या आ रहा है, ओठ निकल रहा है बाहर, इसका मतलब वो ओठ से बोला जाएगा, मतलब 203 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 204 नंबर,
देखते हैं हिंदी में वर्णों की कुल संख्या है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या है तो 44। अब कहिए सर 44 कहाँ से आप वर्ण बता दिए, तो बताइए व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। दोनों को जोड़िए कितना हो जाता है, 44 हो गया। आइए आगे देखते हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, बताइए। बहादुर, सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 206 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारे गए थे, बहादुर का पिताजी कहाँ मारे गए थे, बताइए जल्दी से। युद्ध में मारे गए थे। आइए हम लोग देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी मतलब समझते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी किसी टाइटल का नाम मत जोड़ लीजिएगा लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी लड़की ने। ए नंबर याद रखिएगा। आइए 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे। बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, बताइए जल्दी से। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक से कौन है मतलब संख्या का बात है, जहाँ संख्या का बात आता है। देखिए इसमें संख्या कौन है, तो डी नंबर ऑप्शन आ रहा है 5। आगे देखते हैं। नाखून हमारी डैश के अवशेष है, क्या चीज का अवशेष बताता है नाखून, पशुता का। याद रखिएगा क्या चीज का अवशेष बता रहा है, पशुता का। आइए 212 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमरकांत जी का जन्म कहाँ कब हुआ था, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, बताइए जल्दी से। तो 1920 ईस्वी में हुआ था, अमरकांत जी का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए इसमें कौन सा भाववाचक है, जल्दी से बताइए। सी नंबर ऑप्शन आपको लग रहा है बचपन, सी नंबर ही ऑप्शन होगा बचपन, ठीक है। आइए 214 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन है किसका, बताइए। मदन है किरानी का बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं हम लोग। देखिए 215 नंबर में कह रहा है द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, बताइए इसमें द्विगु समास कौन नहीं है, बताइएगा ध्यान से। देखिए द्विगु का मतलब होता है द्वि, द्वि का मतलब दो, मतलब अंक वाला जहाँ बात होगा सब द्विगु समास है, जहाँ अंक वाला बात नहीं होगा द्विगु समास नहीं होगा। ठीक से पकड़िए, इसमें कौन सा लग रहा है आपको, भाई बहन, कौन सा होगा, भाई बहन। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोहरा नदी शहर से दूर थी, बताइए कितना दूर था, 3 मील, याद रखिएगा 3 मील। आगे क्वेश्चन कह रहा है 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजदूत में है, बताइए राजदूत में है क्या है, तो इसमें बताना है कौन सा समास आपके सामने आ रहा है, तो राजदूत आपका तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन है। आविन्यो डैश नदी के किनारे उपस्थित है, आविन्यो डैश नदी के किनारे उपस्थित है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा, रोन। आइए आगे देखते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिता का पितृ भी होता है, जनक भी होता है, ठीक ना। ये आपका ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा, आत्मज, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग को, और आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द, ठीक ना, इसका पर्यायवाची शब्द होगा रसाल। बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा,
इस प्रकार हम लोग हिंदी बहुत ही शानदार तरीकों से ख़त्म किए हैं, ठीक ना। आपको आपका काम है कि इसको सही ढंग से रिवीजन करना, ध्यान से सुनना और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को है, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा ढंग से एग्ज़ाम दीजिए। इतना मैं ज़रूर कहूँगा आप लोग को, ठीक ना, कि खुद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया की समझ कल भी अधूरी थी और आज भी अधूरी थी। मतलब आपको आज अपने आप को परखना है कि आप क्या हैं, ठीक ना। आपके अंदर वो हर चीज़ भरा हुआ है, हर क्वालिटी भरा हुआ है। आप चाहे तो मिट्टी को सोना भी बना सकते हैं, मुझे पता है। आप चाहें तो आसमान को ज़मीन पर भी झुका सकते हैं, इतना आपके अंदर वो काबिलियत है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आज के डेट में एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। तब आपके सपने और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे आपके माता पिता, गुरु, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, ये सब कुछ जुड़े हुए हैं। सबका सपना आपके हाथों में है। इसलिए आप दिन रात मेहनत कीजिए और आपके पास मात्र 2 एग्जाम और बचा हुआ है, तो झाड़ दीजिए, ठीक ना। एकदम जी जान लगा दीजिए, मेहनत कर दीजिए, ताकि 2 एग्जाम में अगर बेहतर नंबर आ गया तो समझिए कि आपका नाम रोशन हो गया। तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छा सा लिखिएगा, हिंदी में अशुद्धियाँ कम कीजिएगा, ठीक ना। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।